कराची पर बड़ी ठंडी सुबह उतरी थी। रमज़ान ख़त्म होने में बस आखिरी 5 दिन रह गए थे। सबकी ज़िंदगियाँ जैसे मामूल पर चलने लगी थीं, नहीं भी थीं तो कोशिश जारी थी। मुंतहा के घर वाले जान गए थे कि मुंतहा की मंगनी टूट गई है। फारिस की माँ से बात करके फातिमा तो और गम से निढाल हो गई थी। वो उन्हें मजबूर माँ से बढ़कर कुछ नहीं लगी, जिनके हाथ में कुछ नहीं था। अलबत्ता अब्बा मियाँ ने शुक्र अदा किया था कि वो वक्त से पहले ही ऐसे शख्स से अलग हो गई थी जो ना खतरा था। मुंतहा शौक की कैफियत से निकल चुकी थी। ठुकराया जाना उसने हजम कर लिया था। अलबत्ता यशवीन अभी भी यकीन करने को तैयार नहीं थी कि फारिस ने किसी और की खातिर मुंतहा को छोड़ा है। असल वजह वो तब जान पाती जब फारिस से सामना होता। वो तो उनसे मुंह छुपाता फिर रहा था। वो मुंतहा से चोरी छुपे फारिस को ढूंढ रही थी, उसे कॉल करती थी पर वो जवाब नहीं देता था। उसे न जाने क्यों यकीन नहीं था कि फारिस ने जो कदम उठाया है दिल से उठाया है। वो बस वजह जानना चाहती थी। मुंतहा बालों को जूड़े में बांधे रफ से ट्राउजर शर्ट में मलबूस किचन में खड़े गत्ते के डब्बे पर टेप लगा रही थी। क्या कर रही हो ये? यशवीन जमाई लेते हुए किचन की तरफ आई थी। शाबाश, कोई भड़कीला जोड़ा निकाल लो अपने लिए। मुंतहा दांतों से टेप काटते हुए मुस्कुराई थी। ऐं? अरे ये अंगूठी सुबह भेज दी थी मुकद्दस बाजी ने। ये बाकी कपड़े और उसकी तरफ से दिए गए छोटे मोटे गिफ्ट्स हैं। मैंने इसमें मरे हुए मेंढक डाले हैं। मुंतहा ने यशवीन को देखते हुए आंख दबाई थी। यशवीन सीने पर हाथ रखे रुख मोड़ गई। उसे यकदम ही उबकाई आई थी। गंदी, पकड़े कहाँ से ये मेंढक मोहतरम? उसका दिल अभी तक भरा हुआ था। मुंतहा डरती थोड़ी किसी से। बारिश जिंदाबाद। जब कराची में बारिश आता है तो साथ मेंढक भी लाता है। मुंतहा ने मुस्कुराकर डब्बा काउंटर पर रखा था। पिछले दिनों की बारिश से मेंढक निकल आए थे। पानी में खेलते बच्चों ने पकड़ लिए। मैं उन्हें देख रही थी और दिमाग में आइडिया आ गया। एक तो तुम्हारा दिमाग, अब प्लान क्या है? यशवीन ने कमर पर हाथ रखा था। मैंने पता करा लिया है कि वो कहाँ काम करता है। नया चैनल खुला है, वहाँ गया है। उनकी पार्टी है अफ्तार पार्टी। हम मगरिब के बाद चलेंगे ताकि वहाँ के खानों का मुफ्त में मजा ले सकें। बस खजूर और नींबू पानी पीना, ज्यादा पेट ना भर लेना, वरना वहाँ क्या खाओगी? ओके बॉस, यशवीन मुस्कुराकर कहते हुए मुड़ी थी। भला खाने को कौन इनकार करता है। शाम का उजाला मगरिब के अंधेरे में गुरूब होने लगा था। अपार्टमेंट की बत्तियां बुझाकर दोनों बाहर निकली थी। मुंतहा पेस्टल रंग की शॉर्ट फ्रॉक पहने, लॉन्ग हील और सुर्ख लिपस्टिक लगाए आम दिनों के बनिस्बत खूबसूरत लग रही थी। बाल कर्ल करके एक तरफ डाल रखे थे। यशवीन घुंघराले बालों में सुर्ख रंग की पतली एक्सटेंशंस लगाए, सुर्ख रंग का टॉप जिसके किनारों पर सिल्वर रंग की लाइनिंग हुई थी और बेल बॉटम जीन्स पहने तेज मेकअप में किसी डांस पार्टी के लिए तैयार लग रही थी। अफ्तार पार्टी रेस्टोरेंट के लॉन में मुनक्कद की गई थी। मर्द और खवातीन नक्सक तैयार प्लेट्स हाथ में उठाए इधर उधर घूम रहे थे। लोग तो काफी हैं, कुछ एंकर्स भी नजर आ रहे हैं। इनके सामने तमाशा करते हुए अच्छे लगेंगे हम। यशवीन खरामा खरामा कदम बढ़ाते मुंतहा के पीछे थी। तुमने कब से लोगों की परवाह करना शुरू की है? मुंतहा ने आईब्रो उठाकर उसे देखा था। अच्छा, पहले खाना खाएंगे, तमाशा करने के बाद खाते हुए अच्छा नहीं लगेगा। मुंतहा यशवीन को देखते हुए अफसोस से सर हिलाते हुए बूफे की तरफ बढ़ी थी। दोनों ने प्लेट्स ऐसे भरे थे जैसे ये उनका आखिरी खाना हो। इन्हें फारिस अभी तक नजर नहीं आया था। एक गोल मेज के गिर्द बैठकर दोनों दिल जमी से खाना खाने लगी। खाने पर तबसरा भी जारी था कि कौन सी डिश ज्यादा लजीज है। कोक का घूंट लेते हुए मुंतहा की नजर फारिस पर पड़ी थी। वो घूंट पीने के बजाय उसके मुंह से निकला था। उसे ठसका लगा था। यशवीन ने फौरन उठकर उसकी कमर सहलानी शुरू की थी। वो सुर्ख चेहरा और खांसने की वजह से आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी, जो सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स में मलबूस, आंखों पर नजर का गोल चश्मा लगाए किसी मर्द के साथ खड़ा हंस रहा था। मुंतहा ने शहादत की उंगली सामने की तरफ उठाई थी। यशवीन की नजरें उसकी उंगली का ताकुब करती फारिस तक पहुंच गई थी। उसका दिल डूब कर उभरा था। उसके हाथ रुके थे। वो उनका अच्छा दोस्त था, नरम दिल था, फिर धोखा क्यों दे गया? मुंतहा ने जल्दी से पानी का गिलास मुंह से लगाया था और गटागट पानी पीने लगी। यशवीन भी सुस्ती से अपनी सीट पर बैठी थी। दोनों चंद पल उसे लोगों से मिलता हुआ देखने लगे। कुछ देर पहले का जोश मफकूद था। पार्टी में मौजूद अफराद उन दोनों की तरफ मुतवज्जा नहीं थे। अगर हो जाते तो हैरत का मुजस्समा बन जाते कि दोनों का चेहरा काले आसमान से भी ज्यादा तारीक था। यशवीन ने आहिस्ते से चेहरा मुंतहा की तरफ मोड़ा था और मुंतहा ने उसकी तरफ। क्या वाकई उसका तमाशा बनाना चाहती हो तानी? यशवीन की आवाज़ बुझी हुई थी। वो दोस्त रहता काश। मुंतहा की आवाज़ बहुत आहिस्ता थी। वो जैसे हार मान गई थी। काश पूरे होते तो जिंदगी में पछतावे ही ना होते।
यशवीन ने तंजिया सर झटका था। तुम उसे यहाँ ले आओ। मैं उसका तमाशा नहीं बनाती, मगर मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ना भी नहीं चाहती। मैं देखना चाहती हूँ कि उसे वाकई कोई शर्मिंदगी नहीं है। यशवीन समझते हुए सर हिलाकर उठी थी। मुंतहा अपनी जगह पर बैठी यशवीन की पुश्त देख रही थी। यशवीन ने पहली दफ़ा फारिस को कॉलर से पकड़कर झटका नहीं दिया था। वो तो ऐसे ही फारिस को अपनी तरफ मुतवज्जा करती थी, मगर अब कितनी दूरी आ गई थी दोनों में। मुंतहा को साफ नजर आ रहा था कि फारिस उसे देखकर हैरानी का शिकार हुआ था। वो चंद पल जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहा। न जाने यशवीन उसे क्या कहती रही, मगर वो खामोश रहा। यशवीन उसे बाजू से थामे मेज की तरफ लाने लगी। फारिस जूं जूं नजदीक होता गया, मुंतहा के माथे पर बल बढ़ते गए। मुंतहा उसके होंठों के करीब जख्म बआसानी देख रही थी। उसके बाएं गाल पर भी नील के निशान थे। वो जैसे ही इस मेज के करीब आया था, मुंतहा को देखते ही अपनी जगह पर जम गया था। चलो, क्या अल्हड़ भैंस की तरह एक जगह रुक गए हो? चलो। यशवीन कोफ्त का शिकार होती उसे घसीटकर मेज तक ले आई थी। फारिस के चेहरे पर एक साया लहराया था। वो इस कदर शल था कि मुंतहा उसे देखकर समझ सकती थी कि वो किस कदर शल है। उसका चेहरा बुझ सा गया था। वो आंखें झुकाना भूल गया था। बैठो। मुंतहा के लहजे में ना नरमी थी ना ही सख्ती, बल्कि अजनबियत थी। फारिस आहिस्ता से कुर्सी खींचकर बैठा था। मुंतहा पाँव से ज़मीन पर रखा गत्ते का डब्बा उसकी तरफ खिसकाने लगी। लो, ये तुम्हारा सामान। इसमें तुम्हारी दी हुई अंगूठी भी है, जो मैंने कभी नहीं पहनी, मगर ये उसे मत पहना देना। मुंतहा मेज पर दोनों कोहनियाँ रखकर आगे हुई थी। क्योंकि तुम जब जब इस अंगूठी को उसकी उंगली में देखोगे, तुम्हें अपनी बेवफाई और धोखा याद आता रहेगा। फारिस के गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई थी। वो पलके झपक कर मेज की सतह को घूरने लगा था। यशवीन कोक के सिप लेती उसे घूर रही थी, तो उसे जवाब मिल गया था कि मुंतहा क्यों अंगूठी नहीं पहना करती थी, जबकि वो उस अंगूठी को उंगली से उतारता ही नहीं था। कब मिली वो तुम्हें? हमारी मंगनी से पहले या बाद में? क्या बहुत खूबसूरत है? क्या अमीर तो नहीं है कि उससे शादी करके डायरेक्ट अपनी क्लास बदलना चाहते हो? मुंतहा उसे चुपती हुई नज़रों से देखते हुए सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रही थी। ये अब कुछ नहीं कहेगा। अब ये मासूम बन जाएगा और खामोश रहेगा। मर्दों की मोहब्बत ऐसी ही होती है तानी, मिनटों में बदलती है। यशवीन ने तंजिया सर झटका था। बदल जाए मोहब्बत, अच्छी बात है कि इसने शादी से पहले छोड़ दिया मुझे, मगर यूं चोरों की तरह छुप कर चले जाना, फिर ना सिर्फ मंगनी तोड़ना बल्कि जॉब भी छोड़ देना और इस सब पर निकाह करना, ये मुझसे डिस्कस भी तो कर सकता था। हम अडल्ट हैं। मैं समझ जाती किसी कोई और पसंद आ गई है, पर यूं खामोशी से चले जाना मुझे समझ नहीं आ रही। मुंतहा का गला रुंध गया था। फारिस नजरें झुकाए मेज को घूरने लगा। उसका दिल फटने को था। वो जिस इन तमाम इल्जामात को रद्द कर देना चाहता था। अब ऐसे नजरें नीचे करके बैठे हो जैसे हमें देख लेगा तो गुनहगार हो जाएगा। अच्छा ये होता कि तुम हमारे दोस्त ना होते तो दुख कम होता। खैर, तुमने साबित कर दिया कि तुम एक अच्छे दोस्त नहीं थे। साबित हो गया कि दोस्तों से रिश्तेदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा तोता शिशम लोगों से रिश्तेदारी नहीं करनी चाहिए शफी। दोस्त सारे ही बुरे नहीं होते। मुंतहा ने यशवीन की तस्दीक की थी। आई एम सॉरी। क्या? जरा ऊंचा कहना। मुंतहा ने बायां कान आगे करते हुए फारिस को देखा था। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। नम तो यशवीन की आंखें भी हुई थीं। तुम दोनों की लान तान बातें सुनाना हर चीज़ जायज़ है और मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अब हमें कुछ नहीं सुनाना। बस तुम एक काम करना कि कभी हमारे सामने मत आना। मैं यहाँ तुम्हें जलील करने आई थी, पर मुझे तुम पर तरस आ गया। लो, छोड़ दिया तुम्हें। मुंतहा कहकर उठी थी। यशवीन अफसोस से सर हिलाते हुए मुंतहा की तकलीद में उठी थी। वो इस मेज पर बैठा रह जाने वाला आखिरी शख्स था। इतने सारे लोगों में भी वो तनहा लग रहा था। उसका दिल एक बार फिर किरची किरची हो रहा था। सफाई देने का दिल चाह रहा था, मगर अब वो जो कदम उठा चुका था उससे वापसी मुमकिन नहीं थी। वो अपनी माँ और बहन के लिए शर्मिंदगी का बाइस बना था और ये बात वो कभी नहीं भूल सकता था। सफ़ेद सुतूनों वाले कसर पर अब पहली जैसी सुबह नहीं उतरती थी। सब एक साथ नाश्ते के लिए बैठते थे, मगर दिल में एक दूसरे के लिए नापसंदीदगी थी। माहौल में तनाव था। सब जैसे एक दूसरे के अजनबी लग रहे थे, या शायद शाहताज को अपने साथ अजनबी लग रहे थे। राज खुल रहे थे, मगर सही वक्त के इंतजार में खामोश थे। नूर आला खामोश खामोश सी रहती। रमज़ान ख़त्म होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। डाइनिंग टेबल पर शाहताज, गजाला, अफ़ान और खंसा बैठे हुए थे। जुनैद हमेशा की तरह सरबराही कुर्सी पर बैठे हुए थे। शाहताज सुर्ख बालों का ढीला सा जोड़ा बनाए ढीले ढाले कपड़ों में मलबूस थी। हमदान कई दिनों से नजर नहीं आया। कहाँ है? क्या उसे पता है कि आज़ान अस्पताल में है? अफ़ान ने तशवीश से शाहताज को देखा था। जानता है, वो गया था कल मिलने। वो बहुत अपसेट है उसकी वजह से। उसे डिप्रेशन हो रहा था, इसलिए मरी चला गया है।
वजीर को भी अक्सर डिप्रेशन के हमले होते थे, उसी पर गया है। शाहताज उबले हुए अंडों का टुकड़ा कांटे में फंसाते हुए हल्का सा मुस्कुराई थी। वजीर को डिप्रेशन नहीं होता था। जुनैद ने उसकी तस्दीक करना दुरुस्त समझा। उनका लहजा इस कदर सख्त था कि गजाला, अफ़ान और खंसा ने सर घुमाकर जुनैद को देखा था। मैं उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारती थी और एक बीवी से बेहतर कोई अपने शौहर को नहीं जानता। जितना सख्त लहजा जुनैद का था, उतना ही पुरसुकून लहजा शाहताज का था। खंसा, वक्त ही नहीं मिल सका कि वानिया को ईदी भेज सकें। आज उसे शॉपिंग पर ले जाओ। गजाला ने फ़ौरन ही मौजू बदला था कि कहीं जुनैद उसे पलटकर जवाब न दे दें। शाहताज नैपकिन से होंठ थपथपाकर कुर्सी घसीटने लगी। मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रही हूँ। तुम ऑफिस नहीं आ रही? तुम? शाहताज ने हैरत से जुनैद को देखते हुए दोहराया था। वो उठते उठते बैठी थी। गजाला के चेहरे का रंग बदलने लगा। जुनैद के माथे पर बल ही बल थे, जबकि अफ़ान और खंसा हर तरह से अनजान दोनों को देख रहे थे। मैं आपसे तुम हो गई? जब से आप उम्र से आए हैं, आपका रवैया बहुत खिंचा खिंचा सा है। क्यों? शाहताज ने वो सवाल पूछ ही लिया जिसका जवाब खौफनाक भी हो सकता था। न जाने क्यों शाहताज को लग रहा था जैसे वो जान गए हों कि अजान को हमदान ने मारा है और यही बात उनके तल्ख लहजे की वजह हो। वो गर्दन कड़ाकर बैठ गई थी। वो अपने बेटे को डिफेंड करना जानती थी। तुम क्लियर नहीं हो। तुमने अपना नाम ECL से निकलवा लिया, जमानत भी कर ली और जानता हूँ कि अब तुम केस को फेस करने आई हो, मगर इसका नतीजा अपनी मर्जी का निकालोगी, क्योंकि हमारे इलाही के साथ तुम्हारी डीलिंग हो गई है। मैं सब जानता हूँ। शाहताज के कंधे ढीले हुए थे। तो ये बात थी बस? तो इसमें बुराई क्या है? हर इंसान अपनी फंसी हुई गर्दन आज़ाद करवाना चाहता है, और इंसान दौलत कमाता ही क्यों है? इसलिए ना कि ज़रूरत के वक्त काम आ सके। क्या इससे पहले हमने यूं ही पैसे दे दिलाकर केसेस ख़त्म नहीं करवाए थे? अपना रिकॉर्ड नहीं जलाया था ताकि इल्लीगल तरीके से हासिल की गई ज़मीन का सबूत किसी के हाथ न लगे? और आपने 5 फैक्ट्री वर्कर्स को जलाया था ताकि लगे कि गैस सिलेंडर फटा था, और रमज़ान के महीने में भी आपने अपना ऑफिस जलाया था। सो हम इक्वल हुए। क्या आप क्लियर हुए? शाहताज जुनैद की आंखों में आंखें डाले मजबूत लहजे में खुद को डिफेंड कर रही थी। मैंने तुम्हारी पीठ में छुरा नहीं घोंपा था। तुम चोरी छुपे यही डील करके आई हो ना कि मुझे हटा दोगी। याद रखो, मैं इस शुगर मिल का मालिक हूँ और चेयरमैन हूँ, और मेरे बाद अफ़ान। तुम घर बैठो, अपने लिए कोई एक्टिविटी ढूंढो। बिजनेस तुम्हारे बगैर भी अच्छा चल रहा है। जुनैद नैपकिन से उंगलियां साफ करते हुए शाहताज का खून जला गए थे। और हमदान, उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा? कल को अफ़ान का बेटा हो गया तो फिर वो उसके कारोबार का मालिक होगा, मगर हमदान, वो हमेशा साइड पर रहेगा। वो तुम सबको सर्व करता रहेगा। याद रखो, मैं वाइस चेयरमैन हूँ। शाहताज मुठ्ठियां बेंच से सुलग रही थी। गजाला खाइफ होती उसे देख रही थी, जबकि खंसा चाय की चुस्कियां लेते इस झगड़े से लुत्फ अंदोज हो रही थी। अब नहीं हो। तुम एक क्लास भूल गई हो जिसमें सारा इख्तियार चेयरमैन के पास था, कि अगर उसे अपना वॉइस अनफेथफुल लगे तो वो उसे एट वंस हटाने का इख्तियार रखता है, और तुम अब वाइस नहीं रही। जहाँ तक ताल्लुक है हमदान का, तो उसके पिछले महीनों की रिपोर्ट की कुछ अच्छी नहीं है आई। वो इस बिजनेस में दिलचस्पी नहीं रखता, ट्रस्ट मी। जुनैद कुर्सी घसीटते उठ गए थे। शाहताज होंठ बेंचे जुनैद को जाता हुआ देखने लगी। मेज के गिर्द बैठे अफराद की आंखें उसे मुज़ाहिका खेज लग रही थीं, जैसे वो उस पर हंस रहे हों। शाहताज मेज पर मुक्का मारते हुए उठी थीं। गाड़ी मुनासिब रफ्तार से अस्पताल की तरफ गामजन थी। इस्लामाबाद पर कुछ दिनों से खिलकर धूप बरस रही थी। गजाला जुनैद के साथ पिछली सीट पर बैठी थी। जुनैद कदरे पुरसुकून लग रहे थे। आप बच्चों को बता क्यों नहीं देते कि हम उम्रे के लिए गए थे, मगर आपकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, इसीलिए आप वहाँ एडमिट रहे इतने दिन। आप लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? गजाला का दिल चाह रहा था कि वो उन्हें झंझोड़ डाले। लोग कहते होंगे कि हम कितने अमीर हैं, बड़ी सी बड़ी गाड़ी मौजूद है, गार्ड्स हैं, गन्स हैं, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क असासे हैं। 70-80 हज़ार के तो सिर्फ चप्पल पहन रखे हैं, मगर दरअसल अमीर वो होता है जिसके पास सेहत हो। ये दौलत मुझे मेरी सेहत नहीं लौटा सकती। मैं जानता हूँ मैं जितना भी कैमो करवा लूँ, लेकिन आखिरी स्टेज का कैंसर क्योर नहीं होगा। जुनैद धीमी आवाज़ में जवाब दे रहे थे। उनके चेहरे पर यासियत थी। तो इसका मतलब है कि इलाज ही ना करवाया जाए? मैं अस्पताल के बेड पर कसम पुरसी की हालत में नहीं मरना चाहता। मैं चलते फिरते मरना चाहता हूँ, और इलाज हो तो रहा है। आपके हाथ में ड्रिप लिए फिरता रहूँ? अल्लाह! गजाला ने दुख से आंखें मेची थी। एक आंसू उनकी आंख से बहा था। अस्पताल में दवाइयों की बू ने उनका इस्तकबाल किया था।
अजान अब पहले से बेहतर लग रहा था। वो तकियों के सहारे बैठे सूप पी रहा था जब गजाला दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। माँ के पीछे बाप को दाखिल होता देखकर अजान के हाथ रुके थे। कितने वक्त बाद उसने अपने बाप को देखा था। वो पहले से कमज़ोर और लागर लग रहे थे। कैसे हो? गजाला ने करीब आकर बेटे का माथा चूमा था। मैं ठीक। अजान ने बाउल गोद में रखा था। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद ने संजीदा नज़रों से उसे देखते हुए सलाम लिया था। चंद पल यूं ही खामोशी में गुजरे। गजाला बाप अस्पताल के फर्श को और अजान गोद में रखे बाउल को देखता रहा। कल डिस्चार्ज हो जाओगे। गजाला ने इस खामोशी को तोड़ा था। बेहतर। कातिल का क्या मोटिव था? ऐसे तो कोई किसी को मारने नहीं जाता। क्या हाई कोर्ट से कोई ताल्लुक तो नहीं था कि मुखालिफ ग्रुप का बंदा हो और केस हार गया हो तो तुम पर हमला करने आ गया? जुनैद ने अजान को देखते हुए सवाल पूछ डाला था। मैं नहीं जानता, मुझे बस वो तकलीफ याद है और मैं कुछ नहीं जानता। अजान की बुरी आंखों में उस रात का वाक़या एक बार फिर घूमा था। अल्लाह करे वो गारत हो जाए। गजाला तड़प उठी थी। बस तुम सीधा घर आओगे, कोई फ्लैट नहीं जा रहे तुम। देखेंगे। अजान ने सूप का चमचा मुंह में रखा था। गजाला ने मदद तलब नजरों से जुनैद को देखा था, मगर उनमें भी बेटी की तरह अना बहुत थी। वो बीट करके खड़े हो गए थे। अजान के लिए इतना ही बहुत था कि उसका बाप उसे देखने आया था, यानी औलाद से मोहब्बत कम नहीं हुई थी। मगरिब की सदा गूंजते ही रोजेदारों ने खजूर मुंह में रख ली थी। मगरिब का मलगजा अंधेरा छाने लगा था। लाउंज में चटाई बिछाते वानिया, मुकद्दस बाजी, अब्बा मियाँ, फातिमा, हुरिया और हादी बैठे रोज़ा अफ्तार कर रहे थे। अल्लाह मेरी मुंतहा के नसीब भी खोलें। कैसी बंद किस्मत है उसकी। पहले रिश्ता नहीं हो पा रहा था, जो हुआ वो भी ऐसा दगाबाज निकला। फातिमा सर हिलाते हुए अफसरदा लग रही थी। क्या सोचती होगी कि छोटी बहन का निकाह भी हो गया और मेरा जोड़ न बन सका। आप ही कहना चाहती हैं कि वो वानिया से जेलिस होगी? मुकद्दस ने लींबू पानी का गिलास दस्तरखान पर रखते हुए हैरत से माँ को देखा था। अब्बा मियाँ बच्चों की प्लेट में पकौड़े रखने लगे। वो कम होते हमेशा से। मैंने ऐसा नहीं कहा, मगर हमारे मुआशरे में पहले बड़ी का रिश्ता होता है, फिर छोटी का होता है। हमेशा ही ऐसा होता आया है। एक तो ये मुआशरा औरत के लिए बहुत तंग है। क्यों? हमारे मुआशरे को बदलना होगा। अगर छोटी के लिए अच्छा रिश्ता आ जाए तो इन बेसिस पर इनकार नहीं करना चाहिए कि बड़ी बैठी है तो छोटी की बात कैसे तय होगी। बड़ी के इंतज़ार में हम छोटी के साथ ज्यादती कर जाते हैं। भला एक बहन अपनी ही बहन से जेलिस हो सकती है? उसकी खुशियों से हसद कर सकती है? फिर वो रिश्ता ही कमज़ोर है। आप ज़रा मुंतहा से पूछिएगा कि वाकई ऐसा सोचती है वो। अम्मी, हम मुआशरे को बदल क्यों नहीं लेते और बजाय इसके कि किसी और का इंतज़ार करें, हम खुद आगे बढ़कर तब्दीली की पहली इंच क्यों नहीं रखते? मुकद्दस बाजी धीमे लहजे में मजबूत दलाइल दे रही थी। उनका लहजा हमेशा धीमा रहता था, कभी ऊंची आवाज़ में माँ से मुखातिब नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी फातिमा ने याफ्तियों से पकौड़ा उठाया था। रोज़ा इफ्तार करते वक्त आपने दुआ मांगी ना, बस ठीक है। अल्लाह तो माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में ज़रूर सुनता है। अब मुंतहा आए तो उसके सामने यूं मुँह बसोर कर मत बैठ जाइएगा। अब्बा मियाँ ने जैसे बात ही ख़त्म कर दी थी। अच्छा बच्चों, तुम लोग अपनी खाला के लिए दुआ करना। बच्चों की दुआ जल्द कबूल होती है। फातिमा अपने नवासी से मुखातिब हुई थी। वानिया हाथ झाड़ते हुए फ़ौरन उठी थी। वो सीढ़ियाँ तय करते ऊपर पहुंची थी कि अपने कमरे से फ़ोन बजने की आवाज़ सुनाई दी और वो तेज़ी से अंदर भागी थी। बेड पर पड़ा फ़ोन बज कर बंद हो चुका था। उसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया था जहां स्क्रीन पर अजान की 5 मिस्ड कॉल्स आ रही थी। उस रात के बाद उसकी एक ही दफ़ा अजान से बात हुई थी, जिसमें उसने आखिरी दफ़ा पूछा था कि वो वाकई हमदान के खिलाफ पर्चा नहीं कटवाएगा, और अजान का जवाब ना था। वानिया फ़ोन ऑफ करके बेड पर फेंकती मुड़ी थी। मेज़ पर रखी मोटी सी किताब के आखिरी चंद सफ़े रह गए थे। वो किताब इतनी दिलचस्प थी कि वानिया अपने आप को इसमें महू पाती थी। वो मुस्कुराते हुए जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। चांद रात निहायत शोरगुल की रात थी। शैतान जो आज़ाद हो जाता है। लोग बाज़ारों में निकल पड़ते हैं और लास्ट मोमेंट की शॉपिंग जंगे अजीम बन जाती है। मेहंदी लगवाई जाती है, मैचिंग की जाती है। चांद रात की सुबह ईद की होती है। मुर्गी की बांग पर अब्बा मियाँ उठ जाते थे। वो कलफशुदा सफ़ेद कपड़े पहने फजर की नमाज़ पढ़ने जा चुके थे। वो ईद की नमाज़ पढ़कर ही लौटते थे और आते साथ बच्चों में ईदी बांटते थे। उनके आने से पहले घर के अफराद तैयार रहते थे। इस साल बहुत अरसे बाद मुंतहा घर आई थी ईद मनाने। वो यशफीन और वानिया एक ही कमरे में घुसी एक ही आईने पर झगड़ कर तैयार हो रही थी। इस झगड़े में बाजी मुंतहा ले जाती थी। किसी की मजाल थी कि मुंतहा से आगे अपना कंधा रखे। अब्बा मियाँ के कहने पर किसी ने उससे फारिस की बाबत इस्तफसार नहीं किया था। आप किसके लिए तैयार हो रही हैं? मुझे तैयार।
वानिया ने बेसाख्ता जबान दांतों तले दबाई थी। वो मुंतहा से क्या कहने वाली थी? कितनी छोटी बात कर दी थी उसने। यशवीन चूड़ियां पहनते पहनते सुन हुई थी। मुंतहा आंखों में मस्कारा लगाते रुकी थी, सिर्फ एक लम्हे के लिए। अपने लिए तैयार हो रही हूँ। इंसान को हमेशा ऐसा तैयार होना चाहिए कि उसका अपना दिल खुश हो। मुंतहा ने मुस्कुराकर आईने में वानिया का अक्स देखा था। उसने पर्पल रंग का फ्रॉक पर गोल्डन तारों वाले काम का जोड़ा पहन रखा था। हाँ, तुम अच्छे से तैयार हो। आजान तुम्हारी तस्वीरों का इंतजार कर रहा होगा। मुंतहा ने नरमी से वानिया को देखा था। वानिया गुलाबी रंग की टकनोदकाती कमीज में खिल रही थी। उसकी सब्ज आंखें गुलाबी रंग के साथ मैल खा रही थी। वो चूड़ियां पहनते पहनते रुकी थी। उसका बेड पर पड़ा फोन फिर थरथराया था। वो आजान का मैसेज था। मेहंदी लगाई है? तैयार हुई हो? अच्छा, ईदी कितनी लोगी? वो कितने दफ़ा मैसेजेस उसे भेज चुका था, मगर वो कसदन उससे नाराज़ थी। वो जब से अस्पताल में था और जब डिस्चार्ज हुआ था उसने उससे कोई बात नहीं की थी। नीचे से हुरिया और हादी की चीखों पुकार से वो जान गई थी कि अब्बा मियाँ आ गए हैं। तैयारी के आखिरी मराहिल उबूर करने के बाद वो तीनों ही नीचे आ गई थी। अब्बा मियाँ मुस्कुराते हुए उन्हें ईदी दे रहे थे। उन्हें अपना भरा भरा घर बड़ा अच्छा लग रहा था। मुकद्दस बाजी की शौहर से ईदी लेते हुए मुंतहा बतौर ख़ास झगड़ा करती थी। किचन से उठती शीर खोरमे की महक पर यशवीन कितनी ही दफ़ा किचन का चक्कर लगा चुकी थी। भाड़ में जाए डाइट, आज वो खुलकर खाएगी। अलबत्ता सफ़ेद सुतूनों वाले कसर में बड़ी ठंडी सी सुबह उतरी थी। किसी को जैसे परवाह ही नहीं थी कि आज ईद का दिन है। हाँ, शाम को फलां के यहाँ ईद मिलन पार्टी है तो चले जाएंगे, मगर घर पर वही रोज़ का मामूल। किसी ने नए कपड़े पहनने की जहमत नहीं की थी। नूर ने अलबत्ता हाथों पर खूबसूरत मेहंदी लगवा रखी थी। सुर्ख रंग का पूरा सा फ्रॉक पहने, फ्रेंच टेल छुट्टियां बनाए, हाथों में चूड़ियां पहने वो एक शख्स के पास जाकर ईदी बटोर रही थी। वो अजान के कमरे में उसके बेड के करीब ही खड़ी थी। ओहो, मैं तो जख्मी हूँ, तुम ईदी दो ना मुझे इस बार। नूर ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया था। बड़े ईदी देते हैं, छोटे थोड़ी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी फिर मैं आपको ईदी दूंगी। तुम अब भी दे सकती हो। आजान ने मुस्कुराकर उसके गालों को छुआ था। ये मेरी ईदी है। नूर ने कोहनी में पहना पर्स सीने से लगाया था। आजान बेसाख्ता कहकर लगा बैठा, मैं इस ईदी की बात नहीं कर रहा। फिर आप अपना आईपैड से अपनी चाची को मैसेज करो कि मुझे आपकी तस्वीरें चाहिए कि आप ईद पर कैसे तैयार हुई हो। जैसे ही वो तस्वीरें तुम्हें भेजेगी तुम मुझे भेजना और फ़ौरन ईदी लेने आ जाना। डन? आजान ने अपना दायां हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था। डन। नूर ने मुस्कुराते हुए आजान का हाथ थामा था। वो मुस्कुराते हुए आजान के कमरे से निकली तो और छलांग मारते हुए चक्करदार सीढ़ियों के पास पहुंची थी कि शाहताज को देखकर वो रुक गई। वो अब शाहताज को देखकर या छुप जाती थी या साख्त खड़ी हो जाती थी। वो उसे विलन लगती थी, बुरी चुड़ैल। ईद मुबारक मार्शमैलो, मुझसे कितनी ईदी लोगी? शाहताज मुस्कुराकर हल्का सा झुकी थी। वो नूर के इतने करीब थी कि उसकी आंखों तले हल्के वाज़ा नजर आने लगे थे। शाहताज जितने मीठे अल्फाज अदा करती थी वो उससे कहीं ज़्यादा कड़वी थी। मुझे आपसे ईदी नहीं चाहिए, नूर आहिस्ता से कहते हुए वापस अजान के कमरे की तरफ भागी थी। शाहताज दांत पर दांत जमाए सीधी खड़ी हो गई थी। ये कसर अब पहले जैसा नहीं रहा था, ना अब यहाँ वो पहले जैसा एका था। सुर्ख बालों में हाथ फेरते हुए वो अजान के कमरे की तरफ बढ़ी थी। ढीली सी सिल्क की कमीज और पाँव में आरामदायक स्लीपर्स पहने हुए थे। चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए वो दरवाज़ा नॉक करके खोल चुकी थी, मगर अंदर अजान के सिवा कोई नहीं था। यकीनन वो अजान के कमरे से बाहर निकली थी। अजान के कमरे की बालकोनी की सीढ़ियाँ नीचे सब्जे तक जाती थीं। अजान पेट पर हाथ रखे पाँव बेड से नीचे उतारता बैठा हुआ था। मैं मदद कर दूं? शाहताज फौरन आगे बढ़ी थी। नहीं शुक्रिया। सपाट चेहरे के साथ अजान ने शाहताज को देखा था। ईद मुबारक। हमदान दिन तक मरी से वापस आ जाएगा। बहुत फिक्रमंद था तुम्हारे लिए, डिप्रेस था इसीलिए मरी। वो मेरे सामने ना आए तो बेहतर है। अजान फौरन से उसकी बात काट चुका था। बेड साइड टेबल पर दाएं हाथ का जोर डालते हुए वो उठा था। उसका पेट अभी भी पट्टियों में जकड़ा हुआ था। पेट का चीरा जाना भूला नहीं हूँ मैं। शाहताज हक तक खड़ी अजान का संजीदा रूप देख रही थी। उसे अपना आप गंग लग रहा था। आप भी जानती हैं मेरे पास कत्ल के इरादे से आने वाला कौन था। शाहताज के चेहरे का रंग लट्ठी की मानंद सफ़ेद लग रहा था। उसे मैंने इसलिए नहीं माफ़ किया कि प्यार है मुझे उससे, बल्कि इसलिए माफ़ किया कि आपका दूध पिया था। शायद ये एहसान मैं ऐसे ही उतार सकूं। बहुत बड़ा बोझ होता है दूध पीने का। इकलौता बेटा है वो आपका। इस कानूनी जंग में एक ही खानदान के बहुत से लोग बर्बाद हो जाते हैं और हम में से कोई नहीं भूला कि कैसे अपने वानियों को बेइज्जत करने की कोशिश की, कैसे हमदान वानियों को तकलीफ देने के लिए मुझे कत्ल करने आया था। वो इस कानूनी जंग में मेरी बीवी के किरदार को मस्त करता, क्योंकि हमारे माशरे में जब हार के करीब हो जाते हैं तो जीतने का वाहिद हल औरत को गंदा करना होता है। औरत के किरदार को मशकूक बनाकर कत्ल को गैरत बना दिया जाता है। लोग
तकसीम हो जाते हैं कि मैं सच्चा हूँ या हमदान। हाँ, वानिया बुरी है जो दो भाइयों के बीच में आ गई। आपने भी ऐसा किया था, भाई को भाई के खिलाफ कर रही थी तो वो आपका ही बेटा है, ऐसा ही करता। मगर आप घबराइए नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। डैडी, मम्मी, अफान और खंसा भाभी सब लाइल्म हैं। आप भी अब हमदान को रोके रखिएगा, क्योंकि अगर फिर वो कत्ल के इरादे से पास आया तो डिफेंस में कत्ल करना जायज़ है। अजान संजीदा तासुरात के साथ कहते हुए शाहताज को पल भर में 2 कौड़ी का कर गया था, उसे तंबीह कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ शाहताज के कंधे के करीब पहुंचा कि एकदम रुका। ओ हाँ, खैर मुबारक, वो कहकर रुका नहीं था, मगर शाहताज कई लम्हे वहां शल खड़ी रही। ईद मई के महीने में आई थी। इस्लामाबाद पर धूप शिद्दत की पड़ रही थी। पूल के करीब का एरिया ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि वहाँ गर्मी नहीं पड़ती थी, फर्श ठंडा रहता था। पूल से दूर सब्जे पर धूप पड़ती थी, मगर पूल की जगह ठंडी रहती थी। गूंगी सब्ज रंग की जाली का दुपट्टा पहने जिस पर मोतियों का काम हुआ था, सफ़ेद फ्रॉक पहने पूल के करीब बैठी नूर को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगी थी कि हमदान कहीं से उसके सामने खड़ा हो गया। उसके सामने के घुंघराले बाल माथे पर गिर रहे थे, सीने की तरफ शर्ट के कुछ बटन खुले हुए थे कि उसका सफ़ेद सीना नज़र आ रहा था। उसका ये रूप कराहियत लिए हुए था। गूंगी फौरन 2 कदम पीछे हटी थी। ईदी कितनी दूं? गूंगी ने ना समझी से हमदान को देखा था। उसने कभी बराह रास्त हमदान को खुद से मुखातिब होते नहीं देखा था। ईदी में सोने का सेट चाहिए? गूंगी बस गश खाकर गिर जाना चाहती थी। वो क्यों ऐसा कह रहा था? गूंगी ने फौरन सर नफी में हिलाया। क्या चाहिए फिर? गूंगी ने हाथ के इशारे से समझाया कि उसे कुछ नहीं चाहिए। मांगो ना, ये तुम्हारा हक है। तुम्हारा हक है कि तुम इतने साल खामोश रही, मेरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं बोला और जबान भी कटवा ली। गूंगी की आंखों में हैरत ने जगह ले ली। इतना वो जानती थी कि हमदान बेखबर था और अब वो जान गया था। हाँ, मैं जान गया हूँ। हमदान उसकी आंखों में उभरता सवाल पड़ चुका था। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे लड़के से कराऊंगा, उसे सेट कर दूंगा, तुम्हें फिर मजीद इस घर में रहना नहीं पड़ेगा। हमदान नरम लहजे में कहकर मुस्कुराया था और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। गूंगी चंद लम्हे हैरत ज़दा रही, फिर सर झटकती नूर की तरफ बढ़ी थी। नूर हाथों के प्याले में थोड़ी रखे पूल के पानी को देख रही थी जब गूंगी उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी। ओ आप, ईद मुबारक। नूर उसे देखते ही हल्का सा मुस्कुराई थी। गूंगी ने जवाबन उसे खैर मुबारक कहा था। नूर कभी इतना फीका ईद मुबारक नहीं कहती थी, मगर कुछ दिनों से वो बुझी बुझी सी थी। ऐसा क्यों था? इस जहर आलूद घर में उसे यही बच्ची अजीज थी बस। गूंगी उसे हाथों के इशारे से पूछने लगी कि वो क्यों चुप चुप है। पहले पहल नूर खामोश रही, मगर वो कमसन बच्ची थी, उसे कोई हमदर्द चाहिए था। वो अपने दिल में मजीद इस बात को, इस खौफ को नहीं रख सकती थी। मुझे बहुत सारी बातों का पता लगा है जो पहले पता नहीं था। मैंने किसी को नहीं बताया, अपनी फ्रेंड्स को भी नहीं। मुझे शाहू दादी से डर लगता है। मुझे हमदान चाचू भी अच्छे नहीं लगते। मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे बैटमैन का जोकर याद आ जाता है। गूंगी हाथों के इशारे से उससे पूछने लगी कि वो ऐसा क्यों सोचती है। 25 रमजान वाली सहरी के वक्त शाहू दादी और हमदान चाचू में लड़ाई हुई थी। वो गुस्से में थे और बार बार वजीर दादा के बारे में उनसे पूछ रहे थे। हमदान चाचू कह रहे थे कि अच्छा है अजान मर जाए और तुम्हारी ईदी। शाहताज फौरन ही चहकते हुए नूर की पूछ की तरफ आई थी। गूंगी तुम उठो, ये सरप्राइज ईदी है, जाओ चलो। गूंगी से बात करते हुए उनके लहजे में करख्तगी थी। नूर को अपने हाथ पांव सुन होते हुए महसूस हो रहे थे। वो सर झुकाए खौफजदा लगने लगी थी। गूंगी माथे तक दुपट्टा खींचते हुए उठी थी। शाहताज ने तसल्ली करते हुए गूंगी जा चुकी है नूर के सामने घुटनों के बल बैठी थी। चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट सजाए नूर के बाजू में दोनों हाथों की उंगलियां पेवस्त करने लगी। हो तुम 10 साल की और कद मेरे घुटनों जितना है, मगर हो बहुत तेज। नूर की आंखों की सतह गीली होना शुरू हुई। ये कैसा फन था कि लहजा जहर था मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उस दिन प्यार से समझाया था ना। शाहताज नरमी से नूर के बालों पर हाथ फेरने लगी। लेकिन तुम्हें वो लहजा समझ नहीं आया था। शाहताज ने नूर की चुटिया अपने हाथों पर लपेटनी शुरू कर दी थी। नूर खौफ से कांपते हुए सर भी नहीं मोड़ सकती थी। काश कोई बड़ा आ जाए। उस गूंगी बेजबान को क्या बताने वाली थी अभी तुम, मगर अब कोई नरमी नहीं। ये पानी देख रही हो? शाहताज ने नूर की चुटिया को झटका दिया था। वो सिसक उठी थी। इसमें जहर मिलाकर तुम्हारी माँ का सर इसी में डुबो दूंगी। वो जहर तेजाब की मानंद होगा। इस जहर से तुम्हारी माँ का सारा चेहरा गल सड़ जाएगा। नूर हिचकियां लेते हुए रो पड़ी थी। रोना बंद। शाहताज दबा दबा चीखी थी। नूर ने फौरन होंठ आपस में पेवस्त किए थे। अलबत्ता आंसू चेहरे पर लकीर खींच रहा था। अब अगर मैंने ये झगड़े वाली बात तुम्हारे मुंह से दोबारा सुनी तो यही करूंगी मैं। ऑल राइट? नहीं कहूंगी। आई विल स्टे क्वाइट, नूर ने हिचकियों के बीच में कहा था। गुड, जाओ फौरन मुंह धो।
शाहादात उसकी छुट्टियां छोड़ते हुए खड़ी हो गई थी। नूर एक लम्हा ज़ाया किए बगैर भागी थी। शाहताज के चेहरे पर अलबत्ता वैसी ही वहशत थी जैसे उस रात थी जब उसने अपने शौहर का कत्ल किया था। वो उन्हीं एहसासात का शिकार थी और शैतान उसे फिर वरगला रहा था, एक और कत्ल के लिए। मगरिब का अंधेरा फैलने में कुछ ही देर बचा था। छोटे से बागीचे वाले घर के लाउंज में फातिमा, यशफीन और मुकद्दस बाजी साथ बैठे हुए थे। बस वुजू करना शुरू कर दो, अभी अजान हो जाएगी, फिर तुम लड़कियां तैयार होने में वक्त लगाती हो। मैं तो तैयार बैठी हूँ, फिर सिनेमा से बाहर टिकट लेने के लिए लंबी कतार में खड़ा होना पड़ेगा। फातिमा इन दोनों से मुखातिब थी। अम्मी आप भी जा रही हैं? मुकद्दस ने हैरत से माँ को देखा था। हाँ तो मैं क्यों नहीं जा सकती, मेरे ज़माने में तो बड़ी अच्छी फिल्में लगा करती थी, खिड़की तोड़ नुमाइश हुआ करती थी। मैं भी तो हुमायूं सईद की फिल्म देखूं, उसके एक ड्रामे ने मुझे बड़ा रुलाया था। बड़ा अच्छा अदाकार है। आंटी आजकल ऑनलाइन टिकट लेने का ज़माना है, टिकट्स ऑलरेडी खरीदे हुए हैं, तो वो आपके ज़माने वाली कतार से बच गए हैं। फातिमा ने मुतासिर होते हुए यशफीन को देखा था जो ज़ॉम्बी खाते हुए उनके इल्म में इजाफा कर रही थी। आ जाइए। तीनों की कानों में बम ये की आवाज़ पड़ी थी। यशफीन के होंठों की सतह सब्ज हो रही थी। वो मुस्कुराते हुए लाउंज के दरवाजे तक आ गए थे, मगर साथ कौन था जिसे वो अंदर ला रहे थे? आ जाइए, मैं घर का बड़ा हूँ, जब मैं आपसे अंदर आने का कह रहा हूँ तो झिझक क्यों रहे हैं? आ जाइए। अब्बा मियाँ मुस्कुराकर आने वाले को अंदर ला रहे थे। वो ज़रा आगे बढ़े तो उनके पीछे कदम रखने वाला जर्रार था। वो झिझकता हुआ नजर नीचे की अंदर दाखिल हुआ था। ईद के हिसाब से गिरे कलर के कुर्ते जिसके सीने पर हाथ से काम हुआ था पहन रखा था। वो हमेशा की तरह तरोताज़ा और वजीह लग रहा था। उसके काले घने बाल एक तरफ को अच्छे से सेट थे, जिसे देखकर यशफीन को मुंतहा का जुमला याद आता था, बैक्ड बॉल। यशफीन यकदम सोफे से उठी थी जैसे अभी उसे सलूट देगी। ये तो झिझक रहे थे। आ जाओ बेटा। अब्बा मियाँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। उसने सर उठाकर मुश्तरका सलाम किया, जिसका मुश्तरका जवाब आया था। बैठ जाओ बेटा। अब्बा मियाँ ने बैठते हुए उसे बैठने का इशारा किया। मुकद्दस और फातिमा भी हैरत से जर्रार के सामने सोफे पर बैठते हुए देख रही थी। उसे बस टीवी पर ही देखा था। मैं सिद्दीक भाई के घर से बाहर निकल रहा था कि इनको देखा। किसी ने इनकी गाड़ी के सारे टायर्स में से हवा निकाल दी थी। मैं इन्हें घर ले आया हूँ। अब कैसे होटल जाएंगे? अब्बा मियाँ वजाहत देते हुए उसके बराबर में बैठे थे। बैठो ना। मुकद्दस ने यशफीन का हाथ हिलाया था। यशफीन जैसे चौंक कर बैठ गई थी। आपके घर में भी गाड़ी है, मेरी गाड़ी नथी कर दें उसके साथ और मैकेनिक की शॉप पर ले जाएं, मैं टायर्स चेंज करवा लूँगा। आपने जहमत की। जर्रार गैर आरामदा लग रहा था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आज ईद का दिन है बेटे, शॉप्स तो बंद होंगी, हम कल आपकी गाड़ी ले जाएंगे, आज आप हमारे मेहमान हैं। अब्बा मियाँ ने मुस्कुराकर जर्रार को देखा था। मुंतहा साहब का जिक्र सुन रखा है। मुकद्दस उन्हें यह एहसास दिलाना चाहती थी कि वो उसे जानते हैं। अच्छा, अच्छे अल्फाज में तो बिल्कुल नहीं सुन रखा होगा। जर्रार अपनी बात के आखिर में खुद ही हंस दिया। यशफीन ने अंदर ही अंदर उसकी तायीद की थी। काश वो जान पाता कि मुंतहा उसे जाफरी बरातीन कहती थी। मुकद्दस ने पहलू बदला था कि बात तो दुरुस्त थी। अरे नहीं, अच्छे अल्फाज में। आप पहचान गए कि हम मुंतहा के घर वाले हैं? मुकद्दस के सवाल पर जर्रार टांग पर टांग रखे आबरू उचका चुका था। मेरा मतलब है आप तो पहली दफ़ा हमसे मिल रहे हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे हम मुंतहा की फैमिली हैं या अब्बा मियाँ हैं मुंतहा के? जर्रार की आंखों के सामने मुंतहा की मंगनी की रात लहराई थी। वो मुकद्दस बाजी को देख चुका था पर जानता नहीं था कि ये उसकी बहन होंगी, मगर आज उसके मुंह से मुंतहा का नाम सुनकर वो जान गया था कि ये उसकी बड़ी बहन होंगी। यार शफी, बस मेरे बाल अब स्ट्रेट हैं। मुंतहा ऊंचा ऊंचा कहते हुए लाउंज में दाखिल हुई थी जब जर्रार को देखकर उसकी जबान को ब्रेक लगी थी। मुंतहा ने बीच की मांग निकाल रखी थी। उसके दाएं तरफ के बाल स्पाइरल कर्ल थे और बाएं तरफ के बाल सीधे थे। वो इस वक्त अजीब लग रही थी और अजीब सूरत हाल का शिकार थी। जर्रार उसे देखकर मुस्कुरा दिया था, मगर मुंतहा हैरत ज़दा थी। जर्रार, यहाँ कैसे? इनकी गाड़ी के टायर्स पंक्चर हैं, हैरान हुई है मेरी बेटी। अब्बा मियाँ ने फ़ौरन सबका ध्यान मुंतहा से हटाना चाहा था। मुंतहा फ़ौरन पलटी थी क्योंकि वो भी जानती थी कि हबशियों की तरह घुंघराले बालों में वो कैसी अजीब लग रही थी। यशफीन एक्सक्यूज़ करती उठी थी। वानिया अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी फ़ोन कान से लगाए हुए थी जब तीसरी बेल पर हेलो की आवाज़ आई थी। ईद मुबारक, वानिया ने फ़ौरन ही कहा था। खैर मुबारक। दूसरी तरफ से जोश मफकूद था। फ़ोन क्यों नहीं किया? कैसे करती? खदीजा ने आहिस्ता से कहा था। मुझ में हिम्मत ही नहीं थी तुमसे बात करने की। भाई ने जो भी किया वानी, उसे मेरा या अम्मी का कोई कसूर नहीं है। जानती हूँ, कसूर होता तो तुम्हें कॉल करती। वानिया हल्का सा हंस दी थी। इतने वक्त बाद तो मेरी कोई ज़हीन दोस्त बनी है और मैं उसे छोड़ दूँ? हमारे बड़ों ने जो किया है इससे हमारी दोस्ती मुतासिर नहीं होगी। शुक्रिया। खतीजा की आवाज़ पुरनम थी। अच्छा बताओ, ईद कैसी गुजर रही है?
हम तो अभी मूवी देखने जाएंगे। कौन सी? वानी से चहक चहकर मूवी के बारे में बता रही थी। सूरज डूब रहा था और चांद निकल रहा था। अच्छे लोगों को दूसरों की गलतियों की सजा देनी नहीं चाहिए। अच्छे दोस्त मिले फिर तो कभी नहीं खोना चाहिए। मुंतहा, वानिया, यशवीन और मुकद्दस फिल्म देखकर आ गई थी, जबकि फातिमा और अजहर हालम जर्रार के साथ ही रुक गए थे। रात का आधा हिस्सा बीत चुका था। सीढ़ियों के पास छोटे से कॉरिडोर की बत्ती रोशन थी। मुंतहा बालों को जूड़ा बनाते हुए किचन की तरफ जा रही थी। उसने ढीली सी शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था। किचन में कदम रखते ही वो पहले घबराई थी और फिर पुरसुकून हुई थी। जर्रार हाथ में मग पकड़े उसे देखकर हैरान हुआ था। वो मुझे कॉफ़ी की आदत है इस वक्त। जर्रार फौरन ही वजाहत देने लगा। कॉफ़ी कहाँ पर होगी? मैं बना देती हूँ। इतनी बुरी कॉफ़ी नहीं बनाती। मुंतहा हल्का सा मुस्कुराकर अंदर दाखिल हुई थी। अगले 5 मिनट में मुंतहा 2 मग कॉफ़ी के बनाकर ऊपर छत पर आ गई थी। अब मुंतहा ने कंधों पर स्टॉल भी फैला लिया था। वो ट्राउज़र टी शर्ट में जर्रार के सामने गैर आरामदा महसूस कर रही थी। जर्रार टांग पर टांग रखे टी शर्ट में मलबूस कुर्सी पर बैठा हुआ था। इस्लामाबाद की हवा जर्रार पर अच्छा असर डाल रही थी। शुक्रिया। जर्रार ने मुस्कुराते हुए उससे कॉफ़ी का मग पकड़ा था। चीनी नहीं डाली। मुंतहा कुर्सी खींचकर बैठे हुए फौरन बोली थी। तुम लोग भी सोच रहे होंगे ईद खराब कर दी मैंने। और फिर दंदनाते हुए किचन भी चला गया। वो कॉफ़ी का घूंट भरते हुए तारों से भरे आसमान को देखने लगा। बिल्कुल भी नहीं। हमारे घर में मेहमानों के बारे में ऐसा नहीं सोचा जाता। अब हम यहाँ कहते हैं कि मेहमान तो जाते वक्त घर की सारी बलाएं ले जाते हैं। आप ऐसा ना सोचें। वो मुस्कुराकर कहते हुए मग से कॉफ़ी का घूंट पीने लगी। हल्की चलती हवा से गर्मी का एहसास खत्म हो रहा था। जर्रार की नज़र इन दोनों के बीच मेज़ पर पड़ी लूडो में पड़ी थी। मुझे कभी इस गेम की समझ नहीं आई, कभी खेला भी नहीं। ये हम बहनों की पसंदीदा गेम है। हमेशा एक रंग मेरा, एक वानिया का, एक मुकद्दसबाजी और। मुंतहा ने ज़रा तौक़ुफ़ किया था। एक वजीहा लेती थी, उसने निहायत आहिस्ता आवाज़ में कहा था। वो नज़रें लूडो पर मरकूज़ किए हुए था, पर उसके चेहरे का मुरझा जाना जर्रार से छुपा नहीं रह सका था। न जाने क्यों उसके उदास होते ही उसका दिल भी बुझ-सा गया था। वो उसे मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। उसे डर था कि मुंतहा कहीं रो न दे। वो उसके आंसू नहीं देख सकता था, इसीलिए फौरन मौजू बदलना चाहा। तुम बहनों में तो बहुत प्यार है। क्या सब तुम्हारी तरह है, तेज़ मिजाज की? जर्रार आखिर में हंस दिया था। नहीं, मुकद्दसबाजी तो बहुत ठंडे मिजाज की हैं। उन्हें गुस्से वाली बात पर भी गुस्सा नहीं आता। उन्हें मसले हल करना आते हैं। हमें कोई भी मसला हो तो उनसे पूछते हैं और वो ऐसे हल कर देती हैं कि हम सोचते हैं यह हल हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। हमें जोड़कर रखने वाली भी वही हैं। मुंतहा का चेहरा बहन के जिक्र से खिल उठा था। जर्रार कॉफ़ी के घूंट लेते हुए उसे मुस्कुराकर सुन रहा था। वानिया मासूम है। उसे मैंने कभी किसी से नफरत करते नहीं देखा। कुछ लोग होते हैं, उन्हें लोगों की पहचान नहीं होती और इसी वजह से वो बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। वो ऐसी ही है, जल्द एतबार करने वाली, वफादार। और वजीहा? वो उदासी से मुस्कुराई थी। वो शरारती थी। उसे चॉकलेट्स बहुत पसंद थी। उसे चॉकलेट देकर हम अपना काम करवा लिया करते थे। और तुम कैसी बच्ची थी? मुंतहा ने नज़र उठाकर जर्रार को देखा था, जो नरम नज़रों से उसे देख रहा था। जैसा आपने मुझे इन 3 सालों में पाया वैसे थी। बात बाद में समझने वाली और आस्तीन पहले चढ़ाने वाली। जर्रार ने उसे छेड़ा था। मुंतहा खिलकर हंस दी थी। जर्रार ने एक बार फिर बगौर उसकी नाक पहनी नोज रिंग को देखा था, जो उसने एक बार फिर नहीं उतारी थी, जो बनी ही उसकी नाक के लिए थी। आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं? मुंतहा ने मोहतात अंदाज में जर्रार की तरफ देखा था। हाँ पूछो। आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? जर्रार ने चौंक कर मुंतहा को देखा था। मुंतहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो क्या कहेगा और वो क्या सुनेगी? कहीं ऐसा ना हो उसे कोई पसंद हो और उसके ना मिलने की वजह से उसने ज़िंदगी भर शादी का इरादा तर्क कर दिया हो। क्या पता वो उसे वही कह दे जो वो सुनना चाहती है। मगर जर्रार का चेहरा बेतासुर था। उसे पढ़ना आसान नहीं था। वो आसानी से किसी पर खुलता नहीं था। अभी भी उसके चेहरे से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उसे ये सवाल बुरा लगा था या अच्छा। मुंतहा कॉफ़ी का घूंट भरने लगी कि कहीं उसके तेज़ होते धड़कन की आवाज़ जर्रार तक ना पहुंच जाए। तो मैं जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि काफ़ी स्ट्रगल की है मैंने ज़िंदगी में। मेरा ध्यान नहीं गया शादी की तरफ। जब आप ज़िंदगी में कोई गोल सेट करते हो तो बीच में बहुत सी बातें भूल कर बस उसे ही अचीव करने की धुन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अब सब कुछ है। हाँ, अब वक्त है मेरे पास कि मैं आराम से बैठकर शादी के बारे में सोचूं। मुंतहा ने कप का रुका सांस फिजा में खारिज किया। उसने कॉफ़ी के मग से चंद ही घूंट भरे थे। उसकी कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। वो पूरी की पूरी जर्रार की तरफ मुतवज्जा थी। उसका नरम लहजा, हर थोड़ी देर बाद हल्का सा मुस्कुरा देना, उस पर एक नज़र डालकर हटा देना, उसे सब अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे जर्रार उसके सामने खुल जाता है, मुकम्मल नहीं तो आधा। अगर वो सही सोच रही थी तो उसकी छठी हिस्स उसे अच्छे सिग्नल्स दे रही थी।
मगर वो अजम्पशंस पर नहीं चलना चाहती थी, वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी। इस तरह मत देखो, आज भी मेरी माँ ने मेरी नज़र नहीं उतारी। जर्रार ने उसे खुद को घूरते पाकर शरारतन कहा। ओफ अल्लाह, मुंतहा ने हल्का सा अपना माथा पीटा था। कितने खुद पसंद हैं आप। क्या वाकई आपको नज़र लगती है या खुद से कहते रहते हैं? खूबसूरत जो हूँ तो खुद पसंदी तो बनती है, फिर नज़र तो अच्छी भी लग जाती है। जर्रार मुस्कुरा कर कहते हुए गर्दन उठाकर आसमान को देखने लगा, जहाँ नन्हे तारे चमकते हुए निहायत खूबसूरत लग रहे थे। मुंतहा मध्यम मुस्कुराहट के साथ जर्रार का चेहरा देख रही थी, जिस पर इत्मीनान ही इत्मीनान था। आज से 2.5 साल कबल वजीर की मौत को चंद हफ्ते ही हुए थे। शाहताज काले रंग की फ्रॉक और काला स्कार्फ सर से लपेटे, कोहनी पर पर्स लटकाए डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुई थी। डॉक्टर महमूद शाहताज को देखते ही अपनी कुर्सी से उठे थे। वो हैरत ज़दा थे कि शाहताज कैसे यहाँ आ गई। आप तो इद्दत। उनसे अल्फाज भी अदा ना हुए। तो शाहताज ने आगे बढ़कर अपने लिए कुर्सी खींची थी। वो शख्स बाप बनने के काबिल नहीं था तो कैसी इद्दत। शाहताज ने कंधे झटके थे। उसकी चुपती हुई नज़रों से डॉक्टर महमूद को वहशत हो रही थी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। शाहताज इतनी पुरएतमादी से उसे बैठने का कह रही थी जैसे वो उसकी क्लिनिक आया हो। बेटा कैसा है आपका? वजीर बताते थे बड़ी मिन्नत और मुरादों के बाद पैदा हुआ था वो। जी? महमूद ने नासमझी से उसे देखा था। बैठा वो अभी भी नहीं था। बीमार है ना, खुराक नहीं लेता, चक्कर आते हैं, वीकनेस हो गई है। ड्रिप्स लगाए थे आपने और टेस्ट भी किए थे। लिफाफा मेज पर पड़ा है, आप खोलने वाले थे कि मैं आ गई। डॉक्टर महमूद ने हैरानी से मेज पर पड़े लिफाफे को और शाहताज को देखा। वो कोई जादू जानती है क्या? उसकी गर्दन पर पसीने के कतरे नमूदार होना शुरू हुए। नहीं, मैं कोई साहिरा नहीं हूँ, मैं बस आपकी पल पल की खबर लेती थी। आपके घर का शेफ खरीद रखा था जो बतौर खास आपके बेटे के खाने में स्लो पॉइजन डालता था। डॉक्टर महमूद के रोंगटे खड़े हो गए थे। शाहताज हल्की सी मुस्कुराहट लिए दाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहनी कीमती अंगूठी को दाएं बाएं हिला रही थी। यकीन ना आए तो रिपोर्ट्स पढ़ लें, फिर भी ना आए तो कहीं और से टेस्ट करा लें, मगर रिजल्ट सेम ही होगा। डॉक्टर महमूद ने दीवाना वार लिफाफा चाक किया था और रिपोर्ट्स निकालकर ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू हुए थे जिसे अमाल नामा पढ़ रहे हों। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाया था। वो सीट पर गिरने के अंदाज से बैठे थे। क्यों? उनके हलक से दबी दबी सी आवाज़ निकली थी। आपने मेरे शौहर को वो बताया जो उसे पता नहीं होना चाहिए था। आपका भी इकलौता बेटा है और मेरा भी। आपकी वो बातें मेरे बेटे का फ्यूचर तबाह कर सकती थी। मैं अपने बेटे से इश्क करती हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यकीनन तुम भी अपने बेटे को चाहते होंगे। तुम उसका इलाज यहाँ से नहीं करवाओगे क्योंकि यहाँ का इलाज इतना अच्छा नहीं है, जबकि जहर ताकतवर है, पुराने तरीके से बनाया गया है। अगला 1 हफ्ता, बस 1 हफ्ता है उसके पास। वो जितनी सफाकी से बोली थी उतना ही डॉक्टर महमूद का दिल कटा था। तुम्हें रहम नहीं आया? तुम्हें आया था? शाहताज ने दूबदू से पूछा था। मैंने जो सच था वही वजीर को बताया था। सच? शाहताज ने इस्तदाइया सर झटका था। खैर, तुम्हें तरियाक में दे सकती हूँ। वाकई? ऐसा मुमकिन है? बाप के चेहरे पर उम्मीद आ गई थी। बिल्कुल, एक शर्त पर। क्या? यहाँ से चले जाओ हमेशा के लिए। खामोशी से। मेरे देवर या उसकी फैमिली हमेशा इस बात से लाइल्म रहे। मैं तुम्हें तरियाक तब दूंगी जब तुम यहाँ से चले जाओगे। हम बाहर चले जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। मैं सब छोड़ दूंगा, आप बस तरियाक दे दें। वो मिन्नत करने लगा था। तुम चले जाओ और मुझे तसल्ली करने दो कि तुम्हारा आना मुमकिन नहीं, तब दे दूंगी। इतनी फिक्र क्यों करते हो? अभी तो 1 हफ्ता बाकी है। शाहताज आहिस्ता आहिस्ता 2.5 साल के अरसे से वापस आई थी। वो अपने आरामदा बेड पर बड़ी गैर आरामदा बैठी हुई थी। सब कहीं ना कहीं जा चुके थे, बस वही अकेली थी। उन्हें एक लम्हा भी नहीं लगा था कॉल मिलाने में और ना ही हाथ कांपा था। चंद ही पल बाद कॉल उठा ली गई थी। माई, क्या अब भी तुम्हारे पास वो जहरीले सब सांप हैं? शाहताज की आंखों में आहिस्ता आहिस्ता खून उतर रहा था। मुझे वो जहर चाहिए जो तुमने एक बार मुझे दिया था। उनके लहजे में भी जहर जैसी फिनकार और चेहरे पर फिटकार थी। जारी है।